हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2022 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी -30 -24 -18 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे n तो पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो n हमारा कितना है, 30 टर्म्स तक हमें समेशन करना है। और a की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है AP का वो गिवन है -30, ठीक है। अब d की बात करें तो ये कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी टर्म में से, सपोज सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं विच इज -30, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू -24 माइनस और -30 ये हो जाएगा +30, तो d हमारा आ गया है 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। तो S30 इक्वल्स टू 30/2 2 इंटू a क्या है -30, ठीक है। तो 2a प्लस n इज 30 -1 d क्या है यहाँ पे 6। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15, 2 इंटू -30 तो ये हो जाएगा -60 प्लस 29 इंटू 6 तो ये आ जाएगा हमारा 174, ठीक है। और 15 इंटू, अब देखो -60 प्लस 174 तो ये कितना बचेगा 114 मीन्स 111। अब 15 की 111 14 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1710। तो हमारा जो S30 आ गया है मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स वो आ गया है इस एपी का 1710, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का और पार्ट कर लेते हैं। If a in an AP if Sn equals to n into 4n plus 1 then find the AP। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो AP का फर्स्ट टर्म है वो A होगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, ठीक है। तो हम AP कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा A, सेकेंड टर्म आ जाएगा A प्लस D, है ना, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे। थर्ड टर्म आ जाएगा A प्लस 2D। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं AP। अब हमारा जो एम है वो A और D कैलकुलेट करना है, फिर हम AP लिख पाएंगे। तो उसके लिए चलिए पहले Sn है n इंटू 4n प्लस 1। तो अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रख दूं तो वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ वन टर्म। तो 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 का मीनिंग है सम ऑफ फर्स्ट टर्म या वन टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे हमारा A, तो हम लिख सकते हैं दैट A इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया है। अब अगर हम n की जगह इसी फॉर्मूला में 2 पुट कर दें तो हमारा 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है। तो S2 विल बी 2 इंटू 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 9। तो जो हमारा S2 है वो कितना आ गया है 18। S2 मीन सम ऑफ 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स का सम क्या है A प्लस D, तो ये लिख लेते हैं A प्लस D इक्वल्स टू 18। तो ये आ गया 2A प्लस D इक्वल्स टू 18। तो जो हमारा A है वो तो हमारा 5 आ गया है, तो इसमें हम पुट कर देंगे 2 5 जा 10, तो प्लस D इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो यहां से हम अगर 10 को उधर ले जाए तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, तो D आ जाएगा हमारा 18 - 10 मीन्स 8, ठीक है। तो हमारे पास A भी आ गया है, D भी आ गया है।
तो अब AP लिख लेते हैं सिंपल। चलिए, तो फर्स्ट टर्म इज 5 और सेकेंड टर्म इज A प्लस D मीन्स 5 प्लस 8 6 13 और थर्ड टर्म इज A प्लस 2D तो 5 प्लस 2 इंटू 8 मीन्स 16 प्लस 5 21। तो इसी तरीके से हम इसमें डी ऐड करते जाएंगे तो हमारा कंप्लीट AP आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1 x² प्लस 2m-1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड विच इज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m-1। तो हम b की जगह लिख लेंगे 2m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज m-1 और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो 1 ही है और दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो चलिए इस ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4m-1 होल स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 4m-1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यहाँ पे m-1 यहाँ पे भी m-1, तो दोनों टर्म से हम m-1 कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो m-1 यहां से कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टर्म से। इनफैक्ट 4 भी दोनों टर्म्स में है तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 भी आ गया, m-1 भी आ गया, 2 पावर से तो 1 पावर बचेगी, तो यहाँ पे बचा m-1 और सेकेंड टर्म में तो हमने कंप्लीटली ही बाहर ले लिया है कॉमन, तो यहां से बचेगा -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या हो गया है 4m-1 और m- ये क्या है -1 मीन्स -2, तो m-2 इक्वल टू 0। अब हम m-1 और m-2 को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारी m की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो m-1 इक्वल टू 0 से आ जाएगा m इक्वल टू 1 और m-2 इक्वल टू 0 से आ जाएगा m इक्वल टू 2। तो ये m की 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 2। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट कर लेते हैं। Solve the following quadratic equation for x √3x² plus 10x plus 7 √3 equals to 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7 √3 इंटू √3, तो √3 3 हो जाएगा और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए और प्लस करके 10 आ जाए। ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 6 7 और 3 ऐसे नंबर्स हैं, ऐड करेंगे तो 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं 7 और 10 में स्प्लिट, 7 और 3 में, तो ये आ जाएगा √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म से देखो, यहाँ पे x कॉमन है और 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 भी कॉमन आ सकता है, तो यहां से आ जाएगा हमारा √3x कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म से बचेगा x और सेकंड टर्म से x तो आ गया है, √3 भी आ गया है, तो यहां से बचेगा √3। चलिए लास्ट 2 टर्म्स में देख लेते हैं क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 कॉमन है, तो हम लिख लेंगे 7 कॉमन और अंदर आ जाएगा x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो x प्लस √3 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस √3 और यहां से बचेगा √3x प्लस सेकेंड टर्म से बचेगा 7। ठीक है, अब इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करना है, चलिए करते हैं। तो x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू माइनस √3। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 पुट करें तो यहां से 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा √3x इक्वल्स टू -7। अब √3 से डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू -7/√3। ठीक है, इस तरीके से सिंपली हम सोल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं।
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, 10, 12, 17, 4। तो यहाँ पे क्लियरली हमारी 17 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 40 to 50 हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F1, और इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0। F0 इक्वल्स टू 12, और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 40 हियर। ठीक है, तो L हो जाएगा हमारा 40 प्लस F1 कितना है 17 माइनस F2 इज 12 अपॉन 2F1 मीन्स 2 इंटू 17 तो हो जाएगा 34। तो 34 माइनस F0 इज 12, F2 इज माइनस 4 इंटू H। H क्या होता है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। तो हम मॉडल क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो हमारा 50 में से 14 माइनस जाके हो जाएगा 10। ठीक है, तो H आ गया हमारा 10। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 17 माइनस 5 हो जाएगा, 17 माइनस 12 हो जाएगा 5। तो 5 इंटू 10 अपॉन 34 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 22। 22 माइनस 4 ये हो गया 18। ठीक है, तो 18, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 9। तो 40 प्लस 5 5 जो 25, तो 25 अपॉन 9, तो ये कितना आ गया है 40 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे 25 को तो ये आ जाएगा 2.77। तो मोड हमारा आ गया है 42.77। ठीक है, इस तरीके से सिंपली हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। The product of Rohan's age in years 5 years ago and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age. Find his present age. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है। ठीक है, तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 5 years ago मीन्स x माइनस 5। ठीक है, तो जो टोटल प्रेजेंट एज है उसमें से 5 years माइनस कर देंगे, और किसके साथ प्रोडक्ट करना है 7 years फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 7। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1 मोर देन ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, तो 2x प्लस 1 है ना, मतलब ट्वाइस करके हमने 1 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सिंपली सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स की, तो ये आ जाएगा x की मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर 7 में होगी तो 7x, और ये आ जाएगा माइनस 5x, और माइनस 5 और 7 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 35 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे इसको, और तो x स्क्वायर 7x माइनस 5x हो जाएगा 2x, और माइनस 35 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और 1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो माइनस 35 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब देखो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, राइट, तो x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब ये किसका केस बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 x प्लस 6। तो ये हो गई ना इजीली फैक्टराइजेशन। तो यहां से हम x माइनस 6 को 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 6, और x प्लस 6 को 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6। तो अब जो मोहन की एज है वो आ गई 6 और माइनस 6, तो माइनस 6 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईयर्स या एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम माइनस 6 को रिजेक्ट कर देंगे और हम बोलेंगे कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो है 6 ईयर्स। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। 2 concentric circles are of radii 4 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle
विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो सपोज ये स्मॉलर सर्कल है और जो इसका सेंटर है इसी के कंसेंट्रिक एक बिगर सर्कल है, ठीक है। और जो बिगर सर्कल की एक कोड है सपोज लाइक दिस, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है ना। तो सेंटर को मैं ओ नाम दे देता हूं और इस कोड का नेम है सपोज ए बी। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ओ ए। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ये बिगर सर्कल की रेडियस है तो ये 4 होगी, गिवन है रेडियस। और अगर मैं ओ से यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, सपोज ये पॉइंट एम है, तो अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 3। अब हमें यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट, हमें पता है कि जो ए बी है वो टच कर रहा है, मीन्स टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के। तो अगर कोई टेंजेंट और रेडियस के बीच एक पॉइंट पे जहां पे वो टच करते हैं, सपोज एम है, तो इस पॉइंट पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये जो AMO है ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हमें बिगर सर्कल कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर कोई कोड पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं लाइक OM ऑन AB, तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर देगा मीन्स AM इक्वल्स टू MB हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, चलो AM इक्वल्स टू MB। हमारा एम क्या है, हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखो AM अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसका डबल कर देंगे तो टोटल AB आ जाएगा, ठीक है। तो AM फाइंड आउट करने के लिए अब हम AMO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हो जाएगा OA हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OA या AO स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। तो AO स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल्स टू OM स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस AM स्क्वायर। तो 9 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो AM कितना आ गया है, √7, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना था AB मीन्स लेंथ ऑफ कोड, तो वो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM, क्योंकि मैंने पहले ही बताया OM क्या है, बाइसेक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √7। तो जो हमारी AB है मीन्स कोड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 2√7, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 34.5। तो सबसे पहले हम चेक करें कि जो 34.5 है वो किस क्लास में लाई करता है, ठीक है। वही हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो यह आएगा 30 और 40 के बीच में, तो ये वाली क्लास हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होगा, तो चलिए लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास का यही आ जाएगा सेम 3, फिर 3 में 5 ऐड कर देंगे तो 8, 8 में 11 ऐड करेंगे तो 19, 10 ऐड करेंगे तो 29, और अब x ऐड करेंगे तो 29 प्लस x। अगर 3 ऐड कर देंगे फर्दर मोर तो 32 प्लस x, और 2 और ऐड कर देंगे तो 34 प्लस x। तो ये 34 प्लस x आ गया हमारा कैपिटल N, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो जो L है यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे 30। इनफैक्ट मीडियन की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन है 34.5 और L हो गया हमारा 30 प्लस N/2, N हमने अभी कैलकुलेट किया 34 प्लस x, तो ये आ जाएगा हमारा 34 प्लस x/2, ठीक है, माइनस CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला में हम यूज करते हैं प्रीवियस क्लास की, तो यहाँ पे आएगा 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 10, तो चलिए F इक्वल्स टू 10 लिख लेते हैं, इंटू H मीन्स हाइट ऑफ द मीडियन क्लास,
तो 40 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 30 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये बन जाएगा 34.5 माइनस 30 इक्वल्स टू, अब ये टर्म बचा, इसको सोल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ऑल राइट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 34 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 19। अब देखो 34.5 माइनस 30 कितना बच जाएगा 4.5, और माइनस 19 को भी इधर ही ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 19 और 34 प्लस एक्स बाई 2, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.5 इक्वल्स टू 34 प्लस एक्स बाई 2। अब हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये आ जाएगा 23.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 34 प्लस एक्स। ठीक है, तो 23.5 इंटू 2 कितना होगा 47 इक्वल्स टू 34 प्लस एक्स, और अब 34 को भी माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 47 माइनस 34 इक्वल्स टू एक्स, मीन्स एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा ये माइनस करके, ये बचेगा 3 और ये 1, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारा 13। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high then find the height of the building. तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारा टावर है और ये कुछ सेपरेशन है उन दोनों के बीच में, और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो गिवन है हमें 50। ठीक है, और बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये कितना गिवन है 30 डिग्री, और टावर के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग ये कितना गिवन है हमें 60 डिग्री। ऑल राइट, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये h है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा x। तो चलिए मैं इनको नेम कर देता हूं, तो a b c d। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम BCD ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग CD हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे हम tan थीटा का यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर बेस को यूज करने के लिए, तो tan थीटा मीन्स tan 60 इक्वल्स टू CD अपॉन BC, तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन x, और tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू 50 अपॉन x। तो जो हमारा x है वो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू x इधर जाएगा √3 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन √3। तो ये तो आ गया हमारे दोनों के बीच का सेपरेशन, बट हमें कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ABC ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, तो 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग हमारा AB हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे भी हम tan थीटा यूज कर लेंगे, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स h अपॉन बेस मीन्स x। ठीक है, तो tan 30 हो जाएगा हमारा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 50 अपॉन √3। तो चलिए 50 अपॉन √3, तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 की h के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √3h, और 1 की मल्टीप्लाई 50 √3 के साथ होगी तो ये आ जाएगा 50/√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे √3 से अगेन डिवाइड कर देंगे जो h के मल्टीप्लाई में है, तो h इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 और ये वाला √3, तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू √3 मीन्स √3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो h इक्वल्स टू आ गया हमारा फाइनली 50 अपॉन 3 मीटर, तो यही हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks then find the width of the river. तो चलिए इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
सपोज ये हमारी रिवर है और इसके ऊपर फ्लाईओवर है या ब्रिज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किसी भी पॉइंट से अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन डालें तो ये गिवन है हमारे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये सपोज 30 डिग्री है और ये वाला हमारा सपोज 45 डिग्री है, और जो हाइट गिवन है वो कितनी है 3 मीटर, तो ये वाली हाइट हो गई 3 मीटर। ठीक है, तो मैं इनको नेम कर देता हूं। सपोज ये पॉइंट है ए, बी, सी और डी। तो अब हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ रिवर फाइंड आउट करना है, मींस बीडी फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीसी और सीडी फाइंड आउट कर लेंगे इंडिविजुअली और फिर इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो ये हाइट है और ये दोनों पैरेलल हैं, ब्रिज और वाटर लेवल। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल लाइन के बीच में ये जो ए बी है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और एडी ट्रांसवर्सल है तो इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एबीसी ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, ये तो 90 है तो इसके अपोजिट जो ये ए बी है ये क्या होगा हाइपोटेनस, और 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग एसी हो जाएगा परपेंडिकुलर और बीसी हो जाएगा बेस। तो हमें बीसी फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हम रिलेशन लगा लेंगे। तो चलिए tan 30 हो जाएगा हमारा 3/BC। ठीक है, 3 क्या है परपेंडिकुलर, तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू 3/BC। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू BC मीन्स BC और 3 इंटू √3। ठीक है, तो BC आ गया हमारा 3√3। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, CD। तो इसके लिए हमें ACD ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 40 डिग्री का एंगल है इसके करस्पॉन्डिंग AC हमारा परपेंडिकुलर और CD अगेन हमारा बेस हो जाएगा। तो इसमें भी हम tan थीटा का यूज कर लेंगे, तो tan 45 अगेन हो जाएगा हमारा 3/दिस बेस CD। तो tan 45 कितना होता है सभी को पता है, ये तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 3/CD। अब CD की हम 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा CD इक्वल्स टू 3 मीटर। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ रिवर। तो BD आ जाएगा BC प्लस CD, और BC कितना है 3√3 और CD कितना आया हमारा 3, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो BD आ गया हमारा 3√3 प्लस 1 मीटर, यही आ गया विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन लंच बाय 30 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए इस डाटा का सबसे पहले हम XI कैलकुलेट कर लेंगे, क्लास मार्क। तो XI कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 120 मीन्स 220/2, तो ये आ जाएगा हमारा 110। सिमिलरली हम सेकेंड क्लास का भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आएगा 130 और 150 170 और ये आ जाएगा 190। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इजीली सोल्व कर लेंगे XI। अब हमें FI XI कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, ये है FI। तो चलिए 8 इंटू 110, तो ये आ जाएगा हमारा 880। 3 इंटू 130 आ जाएगा 390। ठीक है, और 8 की अगर 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200, एंड 6 इंटू 170 हो जाएगा 1020, 5 इंटू 190 हो जाएगा 950। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको सभी को पता है, विच इज सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI मीन्स इन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड कर लेना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8 3 11 8 9 19 6 25 और 5 30। ठीक है, तो सिग्मा FI तो 30 आ गया है। अब इनको भी हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4440। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज, तो 4440 अपॉन सिग्मा FI मीन्स 30, तो यही आ गया हमारा मीन। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3
4 जा 12 और 3 8 जा 24। तो x बार या मीन आ गया है हमारा इस डाटा का 148। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सेम रेडियस इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास एक सिलेंडर है ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एक टॉप भी होगा लाइक दिस, और सपोज बॉटम से हमने एक कोनिकल कैविटी कट आउट कर ली है, सपोज लाइक दिस, जिसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर गिवन है, और रेडियस कितनी है सिलेंडर और कोन दोनों की, वो है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो जिसको हम लिखते हैं TSA। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले टॉप का सरफेस एरिया जो एक सर्कल है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर, प्लस जो ये सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई RH। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो नीचे सर्कल होता है सिलेंडर के वो तो नहीं है, है ना, क्योंकि कोनिकल कैविटी हमने होलोड आउट कर ली है। तो इसीलिए जो कोन का सरफेस एरिया बना है अंदर, उसका हम सरफेस एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा पाई RL। ठीक है, तो यहाँ पे जो L है वो है हमारी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो यहाँ पे L ये वाली हाइट है स्लैंट हाइट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। L इक्वल्स टू H रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो H क्या है यहाँ पे हाइट, तो 24 स्क्वायर मीन्स 576 प्लस R स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर विच इज 49। तो ये कितना आ जाएगा ऐड होके 625। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा हमारा रूट 625, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो L भी आ गया है। अब टोटल सरफेस एरिया का जो ये फॉर्मूला बन गया है, इसमें से मैं पाई R कॉमन ले लेता हूं ताकि हम इजीली सोल्व कर पाए। तो यहां से बचेगा R, और सेकंड टर्म से क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद 2H, प्लस यहां से बच जाएगा L इक्वल्स टू, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7, और हमारी रेडियस तो चलो 7 ही है, प्लस 2H, तो 2 इंटू जो सिलेंडर की हाइट है, ठीक है, वो वाली लेनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 60। तो 2 इंटू 30 होगा 60, प्लस L मीन्स स्लैंट हाइट जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, तो ये हो गई हमारी 25। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, बाहर बचा 22, और अंदर कितना आ जाएगा 25 प्लस 7 हो जाएगा 32 प्लस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 92। ठीक है, तो 22 और 92 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा इस सॉलिड कंपोनेंट का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट कर लेते हैं। वाटर इन अ कैनाल 8 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप इज फ्लोइंग with a speed of 12 km per hour. How much area will it irrigate in 1 hour if 0.05 meter of standing water is required? तो चलिए देख लेते हैं विद डायग्राम। तो मैं एक क्यूबॉइड बना रहा हूं, है ना, दिस इज सिमिलर टू अ रिवर, तो इसकी हेल्प से आप इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे। सपोज दिस इज अ रिवर और ये फ्लो कर रही है इधर को विद स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी गिवन है 8 मीटर और डेप्थ है 6 मीटर, तो ये हो गई हमारी 6 और ये डिस्टेंस हो गई 8 मीटर। ठीक है, तो अब हमें 1 आवर में ये चेक करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा, और उस वॉल्यूम ऑफ वाटर से हम एरिया इरिगेट करेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज द एरिया, इसको भी मैं क्यूबॉइडल फॉर्म में बना लेता हूं। तो यहां पे जो ये एरिया है, सपोज ये है हमारा ए, जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और
यहाँ पे जो स्टैंडिंग वाटर है मीन्स कितना हाइट वाटर का नीडेड है, वो कितना नीडेड है 0.05 मीटर। ठीक है, तो 0.05 जब स्टैंडिंग वाटर हो तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है कितना इरिगेट कर सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो स्पीड है हमारी उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर है, तो सभी यूनिट्स मीटर में है तो इसको भी हम मीटर पर आवर में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 1000 मीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना फ्लो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर आवर विल बी इसका एरिया, ठीक है, फेस का एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 8 फेस का एरिया इंटू स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा 12 इंटू 1000। ठीक है, तो ये क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी मीटर क्यूब। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो 8 इंटू 6 है 48 इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारा 576 और 30 है तो 576,000 मीटर क्यूब वाटर फ्लो करेगा इन 1 आवर। तो इसी वॉल्यूम से हम इरिगेट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो वॉल्यूम होना चाहिए मीन्स एरिया इंटू दिस हाइट, ये कितना हो जाएगा, इसके इक्वल होना चाहिए। तो एरिया इंटू 0.05 शुड बी इक्वल टू 576,000। तो यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब हम क्या कर लेंगे 576,000 अपॉन 0.05। तो यहाँ पे डेसिमल हटा के हम क्या कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा और 20 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरोस तो यही हो गई, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14 15, 1 और 2 5 जा 10 तो 11। तो ये आ जाएगा हमारा 1,15,20,000। ठीक है, और यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया इरिगेट हो जाएगा अगर 0.05 मीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड हो। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर अ ट्राइंगल ABC विद B इक्वल्स टू 90 डिग्री इज शोन, टेकिंग AB एज डायमीटर अ सर्कल हैज बीन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC एट पॉइंट P, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P बाइसेक्ट्स BC। तो जो ये टेंजेंट है PQ ये BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, मींस BQ इक्वल्स टू QC होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं B और P को ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये हमारा BP हो गया है। ठीक है, अब गिवन है कि जो ABC एंगल है मींस B एंगल है, ये कितना गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, तो PQ तो ऑलरेडी टेंजेंट गिवन है, बट जो 90 डिग्री के कारण जो ये रेडियस और ये 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये BQ भी क्या हो गया है, एक टेंजेंट हो गया है। ठीक है, या इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि Q पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स डाल रहे हैं BP और QB। ठीक है, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ होनी चाहिए इक्वल फ्रॉम, है ना, तो BQ इक्वल्स टू PQ होना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालते हैं तो लेंथ इक्वल होती है। तो ये मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं। अब देखो इक्वल लेंथ के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ट्राइंगल में। तो जो BPQ ट्राइंगल है तो साइड्स के इक्वल ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल, सपोज थीटा थीटा। इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, AB एक डायमीटर है, तो डायमीटर जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है वो कितना बनाता है 90 डिग्री का, तो AP भी एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो APC है वो एक लीनियर लाइन है और इसमें APB हो गया 90 डिग्री, तो जो ये बाकी बचा कौन सा BPC, ये कितना बचेगा, ये भी 90 डिग्री बचेगा, क्योंकि टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये टोटल कितना है हमारे पास 90 डिग्री। चलिए मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूं, तो एंगल BPC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हम BPC को डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन BPQ और
QPC, है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। तो BPC को ही हम क्या लिख सकते हैं, BPQ प्लस एंगल QPC इक्वल टू 90 डिग्री ही है ये भी। तो जो एंगल BPQ है हमारा वो तो हमने थीटा मान लिया है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हो गया थीटा। तो एंगल QPC इक्वल टू 90, तो एंगल जो QPC है वो कितना बचा, 90 माइनस थीटा। इतना भी क्लियर है। तो QPC कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये बचा हमारा 90 माइनस थीटा। अब देखना है हमें PBC ट्राइंगल में, ठीक है। तो बड़े ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंगल है हमारा थीटा और एंगल P है हमारा 90 और एंगल C हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटरनल एंगल्स के हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल B हो जाएगा हमारा थीटा प्लस एंगल P हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल PCB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इतना क्लियर है। तो 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 और माइनस थीटा भी उधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल PCB इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल PCB आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। अब देखना है बहुत ध्यान से, तो PQC ट्राइंगल में दो एंगल्स, एंगल P और एंगल C हमारा हो गया सेम 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। तो सेम एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती हैं, सेम होती हैं लेंथ में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो PQ है वो इक्वल होना चाहिए QC के, ठीक है। और हमने पहले ही देखा जो PQ है वो BQ के भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं PQ है वो BQ के भी इक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखो जो BQ है वो किसके इक्वल आ गया, फाइनली QC के, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वल आ गया है तो PQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है BQ और QC में, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लेते हैं। In mathematics, relations can be expressed in various ways. The matchstick patterns are based on linear relations. Different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the pattern and answer the following questions using arithmetic progression. First, A part, write the AP for the number of triangles used in the figures. Also write the nth term of this AP. तो हमें इन फिगर्स में देखना है कि कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं हर एक फिगर में, उसको AP में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो AP का जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, चलिए देख लेते हैं फिगर 1 में कितने ट्राइंगल्स है, वही हमारा AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल 1 है, ठीक है, ऐसे भी एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसको मैं 2 नेम दे देता हूं, ये सपोज थर्ड है और ये फोर्थ है, बीच में तो स्क्वायर है। तो फर्स्ट फिगर में 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सेकंड फिगर में कितने ट्राइंगल्स है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 और बीच में तो स्क्वायर्स है, तो सेकंड टर्म हो जाएगा 6। और अगर आप इसको आगे करते हैं तो कितने आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे ट्राइंगल्स आ गए 8 एंड सो ऑन, ये इसी तरीके चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये तो आ गया हमारा AP, अब हमें क्या करना है, इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म मीन्स A इक्वल टू 4 हो जाएगा और D कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 D इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब nth टर्म लिखते हैं, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस n माइनस 1 और d की जगह लिख सकते हैं 2। तो इसको सिंपली सोल्व करना है, तो यही हमारा nth टर्म आ जाएगा। तो an इक्वल टू 4 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, तो an इक्वल टू 2n और 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो यही हमारा आ गया है nth टर्म, ठीक है। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। विच फिगर है 61 मैच स्टिक्स। तो यहाँ पे जो मैच स्टिक्स यूज हुई है उसका भी हम AP लिख लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं फिगर 1 में कितनी यूज हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फर्स्ट फिगर में 12 मैजिस्टिक्स यूज हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 12। सेकेंड फिगर में देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो फिगर 2 में यूज हुई है 19। आप इनको इजीली काउंट कर सकते हो और लिख सकते हैं। और थर्ड फिगर में अगर आप काउंट करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, तो ये हमारा एपी का सीक्वेंस हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि किस फिगर में 61 मैजिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कहीं पे जाके 61 हुआ होगा। सपोज इसका जो पोजीशन है वो nth पोजीशन है, तो हम इस n को nth टर्म वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो an कितना है हमारा, ये तो हमारा 61 ही हो गया है। और a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म विच इज 12 प्लस n माइनस 1, n तो कैलकुलेट ही करना है। और d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो हम 19 में से 12 माइनस कर देंगे, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म, तो ये कितना आ जाएगा d इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देखो अब 61 इक्वल टू 12 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 7n माइनस 7, और 61 इक्वल टू 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 5 प्लस 7n, और 5 को इधर लाके माइनस कर देंगे 61 में से, तो ये आ जाएगा 56 इक्वल टू 7n। और n कैलकुलेट करना है तो हमें 7 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा 56/7, तो n आ गया हमारा 8। तो 8th फिगर में जाके हमारा 61 मैजिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। Gardisar Lake is located in the Jaisalmer district of Rajasthan. It was built by the king of Jaisalmer and rebuilt by Ghazi king in 14th century. The lake has many chhatris. Observe the picture from a point A h meter above from the water level. The angle of elevation of top of chhatri point B is 45 degree. And angle of depression of its reflection in water point C is 60 degree. If height of the chhatri above the water level is 10 meter, then draw a well labeled figure based on the above information. तो चलिए पहले इसी पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो बी है ये टॉप पॉइंट ऑफ छतरी है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट सी पे है, और जो ये पॉइंट ए है यहां से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, और ए पॉइंट से ही इस पॉइंट सी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और जो वाटर लेवल है वो यहां से है, तो जो छतरी की हाइट है वो कितनी गिवन है 10 मीटर फ्रॉम वाटर लेवल। सपोज ये वाटर लेवल है तो ये हो गई सपोज 10 मीटर हाइट ऑफ छतरी, और सपोज h मीटर अबोव फ्रॉम द वाटर लेवल, ये जो रूफ है यहाँ पे पॉइंट है A, दिस पॉइंट। ठीक है, और जो 10 मीटर है इसकी रिफ्लेक्शन भी उतना ही नीचे होगा वाटर में, तो ये वाटर लेवल है तो 10 मीटर नीचे होगा इसका रिफ्लेक्शन। छतरी के पॉइंट A B का रिफ्लेक्शन हो जाएगा C, और जो A पॉइंट है उसी से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है रिफ्लेक्शन का वो कितना गिवन है 60 डिग्री। इतना क्लियर है। और ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को भी नेम दे देता हूं डी पॉइंट। अब देखो ये जो बी डी पॉइंट है ये कितना होगा ये चेक करना है। तो सपोज ये पॉइंट है ई, तो जो बीई पॉइंट है वो कितना गिवन है टोटल 10 मीटर, और इसमें से जो ईडी पॉइंट है ये एच हाइट पे है, तो जो हमारा बीडी है वो कितना बच जाएगा 10 माइनस एच। ठीक है, और सपोज जो ये एडी है ये है हमारा एक्स मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड द हाइट एच ऑफ द पॉइंट अबोव द वाटर लेवल। ठीक है, तो जो वाटर लेवल के अबोव है ये वाली हाइट वो h कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे,
एबीडी ट्राइंगल में देखेंगे तो जो हमारा 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग है ये हो जाएगा हमारा बीडी परपेंडिकुलर और एडी हो जाएगा बेस। तो हम लिख सकते हैं tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 10 माइनस एच, ठीक है, बीडी का लेंथ, और जो बेस है एडी वो कितना है हमारा एक्स, ठीक है। तो यहां से tan 45 लिख देंगे 1, तो 10 माइनस एच अपॉन एक्स आ जाएगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक्स आ गया हमारा 10 माइनस एच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें h कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक और इंफॉर्मेशन है वो यूज कर लेते हैं। तो 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग इन ट्राइंगल एडीसी, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो CD हो जाएगा और AD हमारा बेस हो जाएगा। तो CD कितना है 10 प्लस h, तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स 10 प्लस h और बेस कितना है x, तो x हमने अभी कैलकुलेट किया है 10 माइनस h, तो 10 माइनस h, तो tan 60 आ गया 10 प्लस h अपॉन 10 माइनस h। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो tan 60 इक्वल्स टू 10 प्लस h अपॉन 10 माइनस h। तो tan 60 कितना होता है √3 इक्वल्स टू 10 प्लस h अपॉन 10 माइनस h। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3 इंटू 10 माइनस h इक्वल्स टू 10 प्लस h, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 10 √3 माइनस √3h इक्वल्स टू 10 प्लस h। अब h को हम उधर ले जाते हैं और 10 को इधर ले आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10 √3 तो ऑलरेडी है, इधर से आएगा माइनस 10 और यहाँ पे h है और ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, तो प्लस √3h। अब हम ले लेंगे कॉमन, तो यहां से क्या कॉमन आएगा 10, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और यहां से कॉमन आएगा h, तो ये बचेगा 1 प्लस √3। तो जो हमारा h है वो कितना आ गया है, इस 1 प्लस √3 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10 √3 माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 1, तो हाइट आ गया है 10 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बट इसको थोड़ा और सोल्व करना है ताकि हम प्रॉपर एक आंसर ला सके, तो h इक्वल्स टू 10 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका कर देंगे हम रेशनलाइजेशन। वो कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसमें बीच में माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो ये √3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली ये 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 10 इंटू, अब देखो जो ऊपर है वो क्या बना √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 तो बन गया है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ये केस बन गया a प्लस बी a माइनस बी का। तो उसका क्या मीनिंग होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 10 इंटू, अब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 और ये आ जाएगा माइनस 2√3, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा √3 स्क्वायर मीन्स 3 और माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2, तो h इक्वल्स टू 10 इंटू, इन ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस √3, ठीक है। 4 से 2 आया तो 2 बचा, 2 √3 से 2 कॉमन आया तो √3 बचा अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 h इक्वल्स टू 10 इंटू 2 माइनस, अब √3 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.73, तो 1.73, तो ये क्या आ गया है 10 इंटू 2 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 0.27, तो h कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई हो गया 2.7 मीटर। तो ये क्या आ गई है हाइट ऑफ, लेट मी शो यू, तो ये हाइट आ गई है इस लेवल की, वाटर लेवल से पॉइंट A की, ठीक है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं h = 2.7 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2√2x - 6 = 0। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और माइनस करके 2√2 आ जाए। तो चलिए 6 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या आएंगे 2 × 3। अब आप देखो कि यहाँ पे √2 है, ठीक है, तो इसलिए हम 2 को भी √2 और √2 में स्प्लिट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 = √2 × √2। तो 2 को लिख लिया हमने इंटू 3। तो अब आप यहाँ पे देखो हमें मल्टीप्लाई करके तो ये 6 ही है और बट माइनस करके 2√2 लाना है। तो अगर हम एक नंबर ले ले 3√2 और एक नंबर ले ले √2 तो माइनस करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए यूज कर लेते हैं। तो x² + 3√2x - √2x - 6 = 0। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अब आप देखो ये बेसिकली 2√2x ही लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और सेकंड टर्म से बचेगा 3√2 माइनस इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं √2। तो यहां से बच जाएगा x और यहां से क्या बचेगा, देखो 6 के फैक्टर्स ये है तो √2 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3√2, ठीक है, और माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा +3√2 = 0। तो अब हम x + 3√2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, दोनों टर्म में कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x और सेकंड में बचेगा -√2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x + 3√2 = 0। तो ये आ जाएगा x = -3√2, ठीक है, और x - √2 = 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -√2 उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा +√2। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। Which term of the AP -11/2 -3 -1/2 and so on is 49/2? तो ये 49/2 हमारा nth टर्म हो गया है सपोज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है -11/2 और d कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो -3 -11/2, दिस इज फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे d = हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +11/2। तो अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा -6 + 11। तो 11 - 6 कितना हो जाएगा 5। तो d आ गया हमारा 5/2, ठीक है। तो अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेना है। तो an = क्या होता है a + n - 1d। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो an कितना है हमारा 49/2 = a मीन्स फर्स्ट टर्म विच इज -11/2 + n - 1d एंड d इज 5/2। तो अब हम क्या करते हैं -11/2 को इधर लाके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 49/2 + 11/2 = 5/2 n - 1। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन ही है मीन्स डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी 2 आ जाएगा। तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो 49 + 11 = 5/2 n - 1। आप देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, सिंगल सिंगल टर्म से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। तो 11 + 49 कितना हो जाएगा 60 = 5n - 1। तो 5 से 60 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम्स तो 12 = n - 1। अब ये -1 इधर लाके ऐड कर देंगे तो 12 + 1 हो जाएगा 13। तो n = आ गया हमारा 13। तो जो ये 49/2 है ये 13th पोजीशन पे होगा इस एपी में, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। In figure, AB is diameter of a circle centered at O. BC is tangent to the circle at B. If OP bisects the chord AD and angle AOP = 60 degree, then find measure of C. ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है DCB। तो इसके लिए हम
दो तीन कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो BC है वो टेंजेंट है और जो OB है वो रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो OBC है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब सेकेंड कंसेप्ट क्या है, तो आप देखो जो ये AD है इसको OP ने बाइसेक्ट किया हुआ है और हमें पता है कि सर्कल में अगर कोई सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। मींस OP शुड बी अ परपेंडिकुलर। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, OAP कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एंगल A आ गया फिर हम ABC ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स का सम लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले OAP ट्राइंगल में लगाते हैं इंटरनल एंगल्स का सम। तो O हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस जो P एंगल है वो हो गया हमारा 90 डिग्री प्लस एंगल OAP एंड दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 होता है इंटरनल एंगल्स का सम। तो 60 प्लस 90 तो ये कितना हो गया 150 और 150 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो एंगल OAP आ जाएगा 180 माइनस 150। तो ये आ गया है एंगल OAP इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री आ गया है। अब हम ट्राइंगल ABC में देख लेंगे इंटरनल एंगल्स का सम। तो यहाँ पे 90 है, ये 30 है, तो C कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो 30 प्लस 90 प्लस सपोज BCD या BCA, तो एंगल BCA इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 प्लस 30 ये कितना हो गया 120। तो 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल BCA इक्वल्स टू 180 माइनस 120। तो ये आ जाएगा एंगल BCA इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, दैट एंगल C का मेजर फाइंड आउट करो। तो ये आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट कर लेते हैं। इन फिगर XAY इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O. If angle ABO equals to 40 डिग्री then find BAY and angle AOB. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ये सर्कल है उसमें OA और OB रेडियस है, तो दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ये भी R ये भी R। ठीक है, तो OAB एक ट्राइंगल हो गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, दो साइड इसकी सेम है। तो जो साइड सेम है उसके अपोजिट जो एंगल्स है वो भी सेम होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो एंगल B है वो 40 है, तो उस हिसाब से हमारा जो एंगल A है वो भी 40 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम देखेंगे जो ये टेंजेंट है XAY ये OA के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंट और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल OAY 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल OAY इज 90 डिग्री। और इसको अगर हम स्प्लिट करें तो कैसे करेंगे, OAB और BAY कर सकते हैं। तो एंगल OAB प्लस एंगल BAY दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना। तो एंगल OAB हमें पता है कितना आ गया है 40 डिग्री, तो ये आ गया है 40 प्लस एंगल BAY इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा एंगल BAY बच जाएगा 90 माइनस 40 मीन्स 50 डिग्री। तो एक वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई है एंगल BAY। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल AOB मीन्स ये जो सेंटर पे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली OAB ट्राइंगल में इंटरनल एंगल्स का सम लगा देंगे। तो यहाँ पे 40 यहाँ पे 40 और एंगल OAB पता चल जाएगा। तो 40 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू टोटल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 40 प्लस 40 हो गया 80 और 80 उधर जाएगा तो 180 माइनस 80 हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। If the mode of the following frequency distribution is 55, then find the value of x. तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, हमारे पास मोड है 55, तो ये जिस भी क्लास में लाई करेगा वही हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास।
तो आप देख सकते हैं कि ये 45 to 60 के बीच में आता है, तो यही हमारा हो गया है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1 और उससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0 और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F2। इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोड कितना है हमारा क्वेश्चन में गिवन है 55 और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो ये क्या है हमारी 45, तो 45 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 है हमारा 15 और F0 है हमारा X ही हमें फाइंड आउट भी करना है। और यहाँ पे 2F1 है तो 2 इंटू 15 मीन्स 30, तो 30 माइनस F0 हो जाएगा X माइनस F2 कितना आ जाएगा 10 इंटू H हो गई हाइट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो क्लास की हाइट कैसे पता चलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसी भी क्लास की आप हाइट फाइंड आउट करेंगे तो सेम ही आएगी। तो चलिए देख लेते हैं 60 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 15, तो H लिख देते हैं 15। तो 45 को अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं, तो 55 माइनस 45 इक्वल्स टू ये कितना है 15 इंटू न्यूमरेटर है 15 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 20 और ये माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो 55 माइनस 45 ये कितना हो गया 10, तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 और मैं 15 से इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10/15 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर 10/15 को हम 5 से डिवाइड कर दे तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 3। ठीक है, इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 से 20 माइनस एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस एक्स। ठीक है, इसको सिंपली ब्रैकेट को ओपन करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45 माइनस 3x, तो माइनस 3x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x, तो माइनस 2x और ये प्लस 3x और 40 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस 40, तो ये कितना बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3x x बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू 45 माइनस 40 हो जाएगा 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ओके।